हेलो नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट है। आज आपके सामने है प्रैक्टिस टेस्ट का सेट नंबर 2। जी हाँ साथियों, सेट नंबर 2 आपके सामने है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के हम जीके जीएस के इस समय पेपर डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, एक बात याद रखना कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए साथियों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए है दांडी से, ऑप्शन बी है साबरमती से, ऑप्शन सी है चंपारण से, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका से। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी। कितनी साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी? 240 मील ये यात्रा चली थी। कितनी मील चली थी? 240 मील ये यात्रा चलाई गई थी। साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका की मैं बात करूं साथियों, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आगमन दक्षिण अफ्रीका से भारत हुआ था। इस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ही मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ध्यान दीजिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। गांधी जी ने सबसे पहले क्या, एक प्रश्न और ध्यान रखना है, गांधी जी ने 1906 में सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्या किया था? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1906 में। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको भी आपको तैयार कर लेने हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शानदार पोस्टमार्टम किया जाएगा सारे प्रश्नों का बकायदा। अगले प्रश्न क्या है साथियों? आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग की घटना किस शहर में घटी थी? ऑप्शन ए है पटियाला, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी है जालंधर। तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग की जो घटना है वह अमृतसर में घटी थी। कहाँ? पंजाब, अमृतसर में घटी थी। ये कब घटना है? 13 अप्रैल। कब की घटना है? 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। तो ये ध्यान देना है, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग घटना घटी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जी हाँ साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। तो ध्यान दीजिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह जी ने दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था? फेमस नारा था, तुम मुझे खून दो। क्या है? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे क्या ध्यान देना है? तुम मुझे खून दो। क्या ध्यान देना है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उनका नारा था, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस का फेमस जो है तो नारा था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने ही आजाद हिंद फौज बनाई थी। क्या बनाई थी? आजाद हिंद फौज बनाई थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज बनाई थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये इनसे प्रश्न संबंधित प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आंसर ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है सिंधु नदी। ध्यान दीजिएगा साथियों, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन में और ध्यान देना है, अरब सागर में गिरने वाली और कुछ नदियां हैं, तो ध्यान देना है, नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी के साथ कौन सी नदी चलती है जो नर्मदा नदी के पैरेलल चलती है? ध्यान देना है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा और जो ताप्ती नदी हैं, यह नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है?
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या, तो जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या क्या हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अच्छा, देखते हैं झूम क्या है। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? झूम क्या है? ऑप्शन ए है एक प्रकार का आदिवासी नृत्य, ऑप्शन बी है एक प्रकार की खेती, ऑप्शन सी है एक प्रकार का पवन, ऑप्शन डी है एक प्रकार का त्योहार। तो ध्यान दीजिएगा, झूम एक प्रकार की खेती है। क्या है? एक प्रकार की खेती है झूम। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान, जी हाँ, भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता को, ऑप्शन बी है स्वतंत्र समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है प्रस्तावना। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का हृदय। ठीक है, मौलिक जो अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में है? बताना है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो आंसर हो जाएगा भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में। भाग 3 कहाँ से स्टार्ट होता है? कमेंट बॉक्स में इसका मेरे को आंसर आप देंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करते रहिए शानदार तरीके से। हमने टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट की, उस टॉपिक को भी आप कवर अप कर सकते हैं, देख सकते हैं। 60 से 70 हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे। जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा और भी शानदार तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने कुछ क्लास करवा दी है, उसको आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। जी हाँ, प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 370। तो सर ध्यान दीजिएगा, राज्यों में राष्ट्रपति जो शासन होता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। साथियों, जो 352 है ये मेरे को बताना है और आपको 360 बताना है कि ये कौन से आर्टिकल किससे संबंधित है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं? तो यदि आपसे कोई पूछे अनुच्छेद 352 के लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। और यदि मैं बात करूँ आर्टिकल 352 हो जाएगा आपातकाल जो लगाए जाते हैं। जी हाँ, आपातकाल क्या लगाए जाते हैं? आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा 352 के तहत आपातकाल आते हैं। अच्छा, अनुच्छेद में 360 की बात करूं तो अनुच्छेद 360 में क्या आते हैं? यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। समझ में आई बात क्या? एक बार फिर से हम तीनों चीजों को बढ़िया तरीके से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि तीनों ही आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कौन सा है? आर्टिकल 352 है, वह राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, राज्यों में राष्ट्रपति जब शासन लगाया जाता है वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। यदि मैं बात करूंगा आर्टिकल 360 की तो उसका आंसर हो जाएगा यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी विभाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है। मेरे हिसाब से सारी बातें आपको बढ़िया क्लियरली तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कोई विधेयक, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन बतलाता है? ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो ध्यान दीजिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, यह धन विधेयक जो है वह आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। किसके नंबर? आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक आता है। ठीक है, ध्यान रहेगी क्या बातें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या हो जाएगा? भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? जी हाँ, भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी सरदार पटेल ने, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। तो ध्यान दीजिएगा, भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर, विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था।
महात्मा गांधी के द्वारा आप आंदोलन जानते हैं, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था बारदौली सत्याग्रह। कब किया गया था? बारदौली सत्याग्रह, जिनमें इनको सरदार की उपाधि मिली थी। बारदौली सत्याग्रह के दौरान इनको यह उपाधि दी गई थी। अच्छा, यह बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा 1929 में। कब हुआ था? 1929 या 31, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। इस बात की जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्या ध्यान देना, हमने क्या बताया, सरदार पटेल को पटेल की जो सरदार की उपाधि वो बारदौली सत्याग्रह के अंतर्गत दी गई थी। यह बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय, जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि कौन सी है? 1 मार्च, 1 जनवरी, 1 अप्रैल या 1 नवंबर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है वह 1 अप्रैल है। क्या है? 1 अप्रैल को भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष प्रारंभ किए जाते हैं, तक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक प्राइवेट सेक्टर का है? इनमें से कौन सा बैंक प्राइवेट सेक्टर का है? ऑप्शन ए है विजया बैंक, ऑप्शन बी है सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन सी है इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो है तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ऑप्शन डी, यह बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अगला प्रश्न क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसका काम है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसका काम है? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना किसका काम है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसका? केंद्रीय सांख्यिकी, जिसको सीएसओ के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग कब किस आयोग में बदल दिया गया है? पहले कौन सा आयोग चल रहा था? वित्त आयोग। अभी योजना आयोग को किस नाम से बदल दिया गया? इसकी चेंजिंग हो गई है, तो इसका ध्यान रखना। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसका लगाना किसका काम है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हो गई थी? इसकी भी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या हो जाएगा, इनमें से अगला प्रश्न क्या है, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। जी हाँ, प्रश्न क्या है, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। ऑप्शन ए है ध्वनि की चाल के बराबर, ऑप्शन बी है ध्वनि की चाल से कम, ऑप्शन सी है ध्वनि की चाल से अधिक, ऑप्शन डी है प्रकाश की चाल के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, एक सुपरसोनिक जो वायुयान होती है उसकी गति ध्वनि की चाल से अधिक होती, क्या हो जाएगी? ध्वनि की चाल से अधिक हो जाएगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश वर्ष। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है चाल की, ऑप्शन बी है ऊर्जा की, ऑप्शन सी है दूरी की, ऑप्शन डी है समय की। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। 15 प्रश्नों के साथ साथ हमने काफी जानकारी आज के इस वीडियो में सीखी है। इसी तरह के आने वाले समय में आपको भी जानकारी मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।